दोस्तों, नमस्कार, वेलकम, स्वागत है आप सभी का आरएस जंक्शन पर। मैं हूं घनश्याम और इकोनॉमिक रिव्यू 2021 की हमारा ये छठी कक्षा है। सेकंड चैप्टर जो है उसको हम शुरू करने जा रहे हैं। तो आप सभी से मेरा अनुरोध है कि वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करें और अपने जितने भी साथीगण हैं जो कि अध्ययन में अभी संलग्न हैं, जो पढ़ाई कर रहे हैं, उनको भी इसके बारे में बताएं। क्योंकि दोस्तों, किसी भी एग्जाम में जो आरपीएससी का है उसमें इकोनॉमी के पोर्शन में ये इकोनॉमिक रिव्यू एक रामबाण है। अगर इसको आपने बेहतर तरीके से तैयार कर लिया तो 100% अंक आप इसमें प्राप्त कर सकते हैं। चलिए तो शुरुआत करते हैं हमारे चैप्टर 2 की, जो कि संबंधित है कृषि और उससे जुड़े हुए क्षेत्रों के बारे में। तो पूरी कक्षा के दौरान हम कृषि से जुड़े हुए बहुत से मुद्दों को पढ़ेंगे और ये देखेंगे कि क्या कृषि का हाल है राजस्थान में, वर्तमान नए आंकड़े उसमें क्या क्या हैं, कौन कौन सी योजनाएं सरकार कृषि के क्षेत्र में चला रही है और इसके साथ साथ सहकारिता को बढ़ाने के लिए सरकार ने क्या काम किए हैं, इन सभी पर हम बात करेंगे। तो चलिए, सबसे पहले कुछ महत्वपूर्ण बिंदु जो कि एक समरी के रूप में दिए हुए हैं उनको हम देख लेते हैं। ये बाद में आगे भी रिपीट होंगे, बट अभी एक बार नजर डाल लेते हैं इनमें से क्या इंपॉर्टेंट है। तो जैसा कि हम पहले पढ़ चुके हैं, GSVA ग्रोस स्टेट वैल्यू एडिशन जो है, इसमें इसका जो योगदान है कृषि क्षेत्र का वो कितना है, 29.77%, जो प्रचलित कीमतें हैं। तो हम प्रचलित और स्थिर दोनों कीमत पर इसे पहले देख चुके हैं। ये केवल एक बार रिवाइज करने के लिए है कि 29.77% प्रचलित कीमतों पर कृषि और उससे जुड़े क्षेत्रों का योगदान है। इसके बाद में दूसरा टॉपिक जो हम पढ़ेंगे डिटेल में वो है खाद्यान्न का उत्पादन। अलग अलग चीजों का 3 तरह के उत्पादन आते हैं। एक खाद्यान्न का आता है, ठीक है, अनाज भी इसको हम बोलते हैं कई बार, एक दलहन आता है और तीसरा आता है तिलहन। तो इन तीनों के उत्पादन को लेकर के हमें पढ़ना होता है। तो यहाँ पर दिया हुआ है कि कुल खाद्यान्न उत्पादन जो है उसमें जो है 271 लाख टन इस बार का टारगेट माना जा रहा है कि इतना उत्पादन होगा अनुमानित 2021 में, जो कि गत वर्ष 265 लाख टन था और लगभग 2% की वृद्धि पिछली बार के जो उत्पादन है उसकी तुलना में अब की बार होगी। नेक्स्ट टॉपिक ऋण से जुड़ा है कि किसानों को लगभग 25 लाख ऐसे किसान हैं जिनको 2020-21 में दिसंबर तक ऋण वितरित किए गए हैं, चाहे वो कृषि के हो या गैर कृषि के। और इनके बारे में भी कितने ऋण हैं, तो लगभग 244 करोड़ के तो मध्यकालीन ऋण है और अल्पकालीन फसली ऋण जो लगभग एक फसल के लिए दिए जाते हैं वो 11,000 करोड़ रुपए के हैं, जो सहकारी क्षेत्र के माध्यम से मिलते हैं। तो किसान क्रेडिट कार्ड और हमारे जो सहकारी समितियां हैं उन दोनों के माध्यम से ये ऋण मिलते हैं। नेक्स्ट, हमारी जो कृषक मंडियां हैं वहां पर राजीव गांधी कृषक साथी सहायता योजना की बात की गई है, जहां पर अलग अलग किसानों को दी गई मदद का इन्होंने दिया है कि कैसे 1300 से भी ज्यादा किसानों को 20 करोड़ रुपए की मदद दी गई है। फिर अगला है सिंचाई सुविधाओं का विकास। सिंचाई सुविधाओं की बात करें तो दिसंबर तक वित्त वर्ष 2020-21 में, जो कि अप्रैल से शुरू होता है, उसमें लगभग 9,500 हेक्टेयर सिंचाई क्षमता का सृजन किया। मतलब अब अतिरिक्त इतना क्षेत्र और ज्यादा सिंचाई सुविधा प्राप्त कर रहा है। नेक्स्ट हमारा पशुधन से जुड़ा है कि पशुधन के लिए क्या कर रहे हैं, बीमारियों के लिए टीके लगाए जा रहे हैं, नस्ल सुधार के लिए पशुओं को बंध्याकरण किया जा रहा है और कृत्रिम गर्भाधान किया जा रहा है, इसके बारे में जानकारी दी गई है। ये डेटा कोई इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, यहाँ से प्रश्न अक्सर नहीं आते हैं। अगला है सौर ऊर्जा आधारित पंप योजना। बहुत ही महत्वपूर्ण एक क्रांतिकारी विचार है, क्योंकि जिस तरीके से जीवाश्म ईंधनों का प्रयोग बढ़ रहा है, जीवाश्म ईंधनों की रेट्स बढ़ रहे हैं, उसे देखते हुए आवश्यक है कि सौर ऊर्जा पर अब हम, नवीकरणीय ऊर्जा पर हम ज़्यादा निर्भर हों। और इसीलिए लगभग 5011 सौर ऊर्जा संयंत्र 2020-21 में स्थापित किए हैं, जो बड़ी मात्रा में जो है जीवाश्म ईंधन के उपयोग को कम करेंगे और किसानों को जो लागत है उसको भी कम करेंगे। तो इन सारे मुद्दों पर हम इस पूरी कक्षा में बात करेंगे। 4 मिनट में मैंने रिकैप कर दिया है, तो अगर आपने ये सब पढ़ लिया है तो फटाफट से लाइक पर क्लिक कर दें और मेरे साथ में आगे की तैयारी शुरू करें। हाँ, यहाँ एक बात कहना चाहूँगा कि सभी छात्र जो कि इकोनॉमिक रिव्यू की ये कक्षाएं ले रहे हैं वो हमारी टेस्ट सीरीज भी ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है। तो अभी आप यहाँ पढ़ते हो, पढ़कर आप रिवाइज करते हो, उसके बाद में आप प्रैक्टिस करके देखो कि आपको कितना याद रह रहा है। तो ये 99 रुपीज़ की टेस्ट सीरीज है, हमारी एप्लीकेशन पर आरएस जंक्शन के नाम से गूगल प्ले स्टोर पर अवेलेबल है। तो वहाँ पर आप जाएं और इस टेस्ट सीरीज को डाउनलोड कर लें। देखिए, टेस्ट सीरीज जो है इसमें मैं अलग अलग टेस्ट दे रहा हूँ। 2 टेस्ट मैंने अभी तक अपलोड वहाँ पर कर दिए हैं। 30 के करीब एक टेस्ट में हम प्रश्न रखेंगे और कोशिश करेंगे मिनिमम 10 और उससे ज़्यादा कितने भी हो सकते हैं, जितने में हमारा पूरा ये कवर हो जाएगा इकोनॉमिक रिव्यू, ठीक है। तो लगभग 30 के करीब प्रश्नों को आप बेहतर तरीके से ट्राई करें, आधे घंटे में
आप अपना पूरा एक अनुमान लगा सकते हैं और ये देख सकते हैं कि आप इनमें से कितने क्वेश्चन बेहतर तरीके से कर पा रहे हैं। ठीक है, तो आज ही इसे जरूर ज्वाइन करें। 99 रुपये में आपको ये सारगर्भित जानकारी देगा और आपकी प्रैक्टिस को भी मजबूत करेगा। बार बार आप उन टेस्ट को देख करके कम से कम 500 से ज़्यादा क्वेश्चन जो है इसमें से तैयार कर पाएंगे। चलिए, तो अब बात करते हैं कृषि के बारे में। दोस्तों, कृषि क्षेत्र में न केवल कृषि बल्कि उसके साथ में पशुधन, वानिकी और मत्स्य जैसे क्षेत्र भी सम्मिलित हैं। कृषि को प्राथमिक क्षेत्र में माना जाता है और इसमें हमारी सभी प्रकार की फसलें, सभी प्रकार का पशुधन, जितने भी जानवर हम पालते हैं, वो मुर्गी पालन हो सकता है, वो आपका ऊंट पालन हो सकता है, भेड़ पालन हो सकता है, सारा। वानिकी, वानिकी से तात्पर्य है जब आप जो है बड़े पौधों का प्रयोग करते हैं, वृक्ष लगाते हैं जिनसे आपको फल प्राप्त होते हैं, लकड़ी प्राप्त हो सकती है और भी ऐसी उपयोगी चीज़ें जो कि कहीं ना कहीं आर्थिक महत्व रखती है, वो सब वानिकी में आते हैं। और अंत में आता है मत्स्य क्षेत्र, जो हालांकि राजस्थान में काफ़ी कम है, लेकिन फिर भी इसका भी जो है खासकर बड़े बड़े तालाबों में मछली पालन हमारे यहाँ पर होता है। तो ये सारी की सारी गतिविधियों पर हमारे राज्य की लगभग 70% जनसंख्या निर्भर करती है। 68 हम मान सकते हैं, 68 to 70% जनसंख्या आज भी कृषि क्षेत्र पर निर्भर है। यहाँ तक कि कोरोना काल में कृषि का महत्व बढ़ा है, क्योंकि बहुत सी आर्थिक गतिविधियां बंद रहने से लोग वापस से कृषि की ओर उन्मुख भी हुए हैं। और अगर जहाँ बाकी क्षेत्रों की जो नकारात्मक दर रही, उस क्षेत्र में कृषि क्षेत्र ने जो है एक सकारात्मक दर को दर्शाया है। तो ये एक बहुत बड़ी बात है कि कृषि क्षेत्र का कितना महत्व है। बुरे से बुरे समय में भी ये क्षेत्र लोगों को रोजगार देता है। हमारे यहाँ पर कृषि मूलतः वर्षा आधारित है, क्योंकि राजस्थान जो है इसका आधा क्षेत्र तो अरावली के वृष्टि छाया प्रदेश में पड़ता है, जहाँ पर किसी तरह का वर्षा नहीं होती है, बहुत कम वर्षा है, 50 सेंटीमीटर से भी कम। तो मानसून भी बहुत कम अवधि के लिए आता है, क्योंकि बंगाल की खाड़ी का जो मानसून है वो जब तक हमारे यहाँ पहुँचता है, केरल में जहाँ 2 जून को मानसून पहुँच जाता है, हमारे यहाँ पहुँचते पहुँचते 30 जून हो जाती है और 1 महीना वैसे ही हमें कम मिलता है। वर्षा भी कम ज़्यादा होती रहती है और इसीलिए कृषि क्षेत्र में बड़ी मात्रा में प्रबंधन करना राज्य सरकार की जिम्मेदारी बन जाता है, ताकि उत्पादन बना रहे। तो कृषि क्षेत्र में सकल राज्य मूल्य वर्धन की बात करें तो स्थिर कीमतों पर यह लगभग 1.37 लाख करोड़ से बढ़कर के 1.77 लाख करोड़ हो गया 5 सालों में। 5 सालों में प्रत्येक वर्ष 5.26% की वृद्धि इसमें देखी गई है राज्य की बात करें तो। जबकि प्रचलित मूल्यों पर अगर हम देखें तो ये लगभग 9.81% वार्षिक वृद्धि के साथ बढ़ा है पिछले 5 सालों में। तो निश्चित रूप से कृषि क्षेत्र हमारे यहाँ पर एक बहुत महत्वपूर्ण क्षेत्र है और यदि इस क्षेत्र पर अच्छी तरह से सरकार फोकस करती रही तो आने वाले समय में ये कृषि क्षेत्र राज्य की आय बढ़ाने में, लोगों की आय बढ़ाने में काफ़ी योगदान करेगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं लगातार एक वृद्धि जो है यहाँ पर देखने को मिल रही है। आप ये ग्राफ देख सकते हैं किस तरह से ग्राफ बढ़ रहा है दोनों ही मामलों में, चाहे वो स्थिर मूल्यों पर हो चाहे वो प्रचलित मूल्यों पर हो, यहाँ पर ग्राफ बढ़ता हुआ आपको दिख रहा है लगातार। तो पिछले 5 सालों से लगातार इस क्षेत्र में वृद्धि ही देखने को मिली है। चलिए, अब हम देख लेते हैं एक बार फिर से कि स्थिर मूल्यों पर जो सकल राज्य मूल्य वर्धन है, ग्रोस स्टेट वैल्यू एडिशन, मैं समझा चुका हूँ क्या होता है, पीछे आप देख सकते हैं। तो जिन छात्रों को अभी ये टर्म्स अलग लग रही हैं तो वो पीछे वाली क्लास से देख करके आए, ठीक है, ध्यान रखें। तो 2020-21 में 2019-20 की तुलना में कृषि क्षेत्र में 3.45% की वृद्धि हुई है। ठीक है, कितनी? 3.45%। कृषि की जो विकास दर 2015-16 में नेगेटिव थी, 0.33% थी, वो अब तेजी से बढ़ी है। 2016-17 में 8.72% थी और वर्तमान में ये चूंकि कोरोना का समय रहा तो उस समय भी 3.45% की वृद्धि दर्शाती है। तो ये एक बहुत बड़ी बात है कि कृषि क्षेत्र जो है वो लगातार वृद्धि हमें दर्शा रहा है। ये स्थिर मूल्यों पर है, जो हमारा ग्रोस स्टेट वैल्यू एडिशन है उसमें। चलिए, अब हम देखते हैं कि अलग अलग जो हमारे 4 क्षेत्र कृषि में आते हैं कौन कौन से। पहला है फसल, दूसरा है पशुधन, तीसरा है वानिकी और चौथा है मत्स्य। इन चारों क्षेत्रों का प्रतिशत में कितना कितना योगदान है। सबसे ज्यादा तो आप देख पा रहे हैं कि पहले नंबर पे आपका फसली क्षेत्र, लगभग आधे के करीब जो योगदान कृषि क्षेत्र का है वो फसलों से होता है। विभिन्न प्रकार की दलहन, तिलहन और खाद्यान्न फसलें मिलकर के यहाँ पर योगदान करती है। कितना? 48.36%। दूसरे नंबर पे जो क्षेत्र हमारा आता है वो है 42.62%। तो कुल मिलाकर के 42.62% का योगदान पशुधन करता है।
तीसरा जो क्षेत्र हमारा है उसको हम बोलते हैं वानिकी। वानिकी क्षेत्र 8.67% के करीब योगदान करता है। और चौथा क्षेत्र जो सबसे कम योगदान करता है वो है मत्स्य, जो केवल मात्र 1% से भी कम योगदान हमारे GSVA में जो कृषि का हिस्सा है उसमें करता है। देखो राज्य के ग्रोस स्टेट वैल्यू एडिशन में 1/3 के करीब 29.77% जो है योगदान कौन कर रहा है? हमारा कृषि क्षेत्र। प्रचलित कीमतों पर बात करें तो 2011-12 में इसका योगदान 28.56 था और 2020-21 में ये 29.77 हो गया है। ये हमको ध्यान रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं भूमि के उपयोग के बारे में कि भूमि हमारे जो यहाँ पर पूरा लैंड एरिया है जो कि लगभग 3,42,000, ठीक है, 342.87 लाख हेक्टेयर जिसको हम बोलते हैं। हेक्टेयर जो है इसको भी मैं आपको समझा देता हूँ। हेक्टेयर होता है, 1 हेक्टेयर जो है ये बराबर होता है 10,000 स्क्वायर मीटर, ठीक है। 1 हेक्टेयर का मतलब होता है 10,000 स्क्वायर मीटर। हमारे यहाँ पर प्रचलित रूप से 1 हेक्टेयर में 4 बीघा माना जाता है। कितना माना जाता है? 4 बीघा, ठीक है। और 1 बीघा जो है उसको अगर हम और तोड़ेंगे तो बनेगा 1 बिस्वा। तो अब आप में से ज़्यादातर लोग RS बनने जा रहे हैं तो ये सब चीज़ें आपको सीखनी पड़ेगी। 1 बीघा में कितना होता है? 20 बिस्वा पक्का, ठीक है। तो ये कृषि से जुड़ी कुछ टर्म्स है जो आपको समझनी चाहिए। तो हमारे यहाँ पर कुल भूमि जो राज्य की है वो भूमि है 342.87 लाख हेक्टेयर प्रतिवेदित क्षेत्रफल जो हम मानते हैं वर्ष 2018-19 में। तो हम जो डेटा ले रहे हैं वो कब का ले रहे हैं? 18-19 का। पुराना डेटा ही लिया जाता है अक्सर, क्योंकि जब इकोनॉमिक रिव्यू को बनाया जा रहा होता है तो जो भी उपलब्ध डेटा होता है उसी का प्रयोग होता है। अब इस जो एरिया है टोटल, इसमें से अलग अलग रूप से जो है भूमि का उपयोग हम दर्शा रहे हैं। तो यहाँ पर मैं आपको ये दिखाना चाहता हूँ कि इस 342.87 लाख हेक्टेयर में से कितने प्रतिशत भूमि किस काम में आ रही है। सबसे पहले तो आप देख सकते हैं सबसे ज़्यादा आपको लगभग आधा यूज दिख रहा होगा, 51.85%। ये क्या है? 51.85% का ये जो क्षेत्र है ये है आपका शुद्ध बोया गया क्षेत्रफल। क्या है? शुद्ध बोया गया क्षेत्रफल। सबसे ज़्यादा प्रतिशत मतलब हमारे यहाँ पर लगभग 52% भूमि पर सीधे सीधे खेती का काम होता है। ये हमको ध्यान रखना है, पहला क्षेत्र। इसके बाद में दूसरे नंबर पे जिस क्षेत्र का नंबर आता है वो है 11.04%। अब ये 11.04% जो है ये क्षेत्रफल किस में आता है? बंजर भूमि में। मतलब शुद्ध बोए गए क्षेत्रफल के अलावा लगभग 11% भूमि ऐसी है दूसरे नंबर पे जो बंजर भूमि के रूप में है। तो दूसरे नंबर पे हिस्सा बंजर भूमि के हिस्से में चला जाता है। तीसरे नंबर पे आप देख सकते हो 8.05% क्षेत्र जो है वो किस में है? वो है आपके वानिकी के क्षेत्र में। कितना है? 8.05%। इसके बाद नेक्स्ट आता है कृषि के अतिरिक्त अन्य कार्यों में जो भूमि का उपयोग जो होता है, रहने के लिए हो सकता है और किसी काम के लिए, संसाधनों को रखने के लिए, उसमें आता है आपका 5.81%। इसके बाद आता है आपका ऊसर और कृषि अयोग्य भूमि, मतलब ऐसी भूमि जो ऊसर है। देखो बंजर भूमि में और ऊसर में अंतर होता है। बंजर भूमि वो है जहां पर अभी कुछ पैदा नहीं होता, लेकिन हमने उसको टेस्ट नहीं किया है। लेकिन ऊसर भूमि वो है जो धीरे धीरे क्या हो गई है? कृषि के योग्य नहीं रही है। धीरे धीरे उसका जो उसके जो गुण थे वो खत्म हो गए और वो कृषि के अयोग्य हो गई, ऊसर हो गई है, उसमें कोई पैदावार नहीं होती है। फिर आता है स्थायी चारागाह, गोचर भूमि, जिसको सवाईचक भूमि भी कई बार कहा जाता है, गोचर भूमि के रूप में, जो चरागाहों के रूप में पड़े हैं। तो 4.86% के करीब ये क्षेत्र है। फिर आता है वृक्ष के झुंड और बाग, केवल मात्र 0.08% भूमि इसमें आती है। अन्य चालू पड़त भूमि, पड़त भूमि मतलब कई खेती हुई थी लेकिन अभी उसको छोड़ रखा है, वो पड़त भूमि के अंतर्गत आती है। इसी तरह चालू पड़त भूमि भी वही है जिसको हम इसी तरह से छोड़े रखते हैं, वहां पर किसी तरह की खेती कभी कर ली फिर कभी नहीं की, इस तरह से वो चालू पड़त भूमि में आती है। पड़ती रखी जाती है भूमि को ताकि उसकी जो क्षमता है सृजन की वो वापस से आ जाए और फिर उसको दोबारा से बोया जाता है। ये अक्सर हमारे कई क्षेत्रों में होता है। तो आपको याद रखने लायक चीजें क्या है कि टॉप 4 जो क्षेत्र है उनमें सबसे पहला है 52% के करीब आपका बोया गया क्षेत्रफल, 11% के करीब आपकी बंजर भूमि और 8% के करीब वानिकी वाला क्षेत्र, जबकि 7% के करीब ऊसर भूमि। ये आपको याद रखने ताकि आपसे कभी भी पूछा जाए भू उपयोग के बारे में तो आप इसको बता सकें। तो 342 लाख हेक्टेयर जो भूमि है उसमें से 177 लाख हेक्टेयर भूमि
शुद्ध बोए गए क्षेत्रफल में आती है। चलिए अब बात करेंगे प्रचलित जोत धारकों के बारे में। ये क्या है, जोत धारक का मतलब क्या है? दरअसल दोस्तों देखिए, पूरी की पूरी जो कृषि भूमि है उसका स्वामित्व किसी न किसी किसान के पास में है। ठीक है, क्या है? किसी न किसी किसान के पास में इस भूमि का स्वामित्व है। और ये जितने भी जो किसान हैं ये अलग अलग आकार में भूमि धारण करते हैं। हर साल ये गणना होती है, जब भी परिवारों का विभाजन होता है तो एक ही खेत की जो जोत है उसके टुकड़े हो जाते हैं, क्योंकि बहुत से जो परिवारजन होते हैं उनको उसमें से हिस्सा मिल जाता है। तो 2015-16 के अनुसार अगर हम देखें तो 2015-16 के अनुसार कुल प्रचलित भूमि जोतें जो हैं, मतलब जो रिकॉर्डेड हमारे पास में भूमि की जोत है, वो उसकी संख्या है 76.55 लाख। जबकि अगर आप देखोगे 2010-11 में 10 साल पहले तो वो थी कितनी, 68.88 लाख। तो कुल मिलाकर के 8 लाख से ज्यादा जोत बढ़ गया। इसका मतलब क्या है? इसका सीधा सीधा मतलब है कि हमारे यहाँ पर विभाजन होता जा रहा है भूमि का। हर बार जब कोई पिता की मृत्यु होती है तो बेटों में इसका विभाजन हो जाता है, तो जाकर के फिर जोत का आकार छोटा जाता है। 1 बीघा का खेत जो है आधा आधा बटेगा तो आधा आधा बीघा हो गया। तो 68 लाख से बढ़कर के 76 लाख के करीब अब हमारे जोत हो चुके हैं। कुल वृद्धि कितनी हो गई? 11% के करीब। अब इसका मतलब क्या हुआ? जो बड़े आकार की जोत है उनका तो संख्या धीरे धीरे कम होती जाएगी, और जो छोटे आकार की जोतें हैं उनकी संख्या बढ़ती जाएगी। ये हमें ध्यान रखना है। ठीक है, तो वर्तमान समय में जो हिस्सा है वो मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि कितने कितने प्रतिशत वर्तमान समय में है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो 5 प्रकार की जोत है हमारे पास। पहली जोत को मैं नाम दे रहा हूँ सीमांत। ठीक है, इनको मार्जिनल, जिनको फार्मर्स हम बोलते हैं। फिर आती है हमारे पास लघु किसान। ठीक है, फिर आते हैं हमारे पास अर्ध मध्यम, फिर आते हैं हमारे पास में मध्यम, और फिर आते हैं हमारे पास बड़े किसान। तो ये कैसे हम निर्धारित करते हैं कि कौन सा किस आकार का किसान माना जाता है? सबसे पहले सीमांत किसान की बात आती है कि सर सीमांत किसान किसको बोला जाता है। तो बात करेंगे हम भूमि के आकार के आधार पर। सीमांत किसान वे हैं जिनके पास में 1 हेक्टेयर से कम भूमि है, मतलब जिसके पास 4 बीघा से कम भूमि है ना, उस किसान को हम सीमांत किसान बोलते हैं। ज़्यादातर जो सरकारी योजनाओं का लाभ है ये ऐसे ही किसानों को मिलता है। फिर आता है लघु किसान, जिसके पास 2 हेक्टेयर से कम भूमि है, मतलब 8 बीघा के करीब जो कम भूमि जो धारण करता है वो किसान लघु किसान की श्रेणी में आता है। उसके बाद आता है अर्ध मध्यम, तो ऐसा किसान जिसके पास में 2 से लेकर के और 4 हेक्टेयर, जहाँ तक मुझे पता है, हाँ 2 से लेकर के 4 हेक्टेयर तक की भूमि होती है, अर्थात 16 बीघा तक की जो भूमि वाले किसान है उनको अर्ध मध्यम कहा जाता है। इसके बाद में 4 से लेकर 10, मतलब ऐसे किसान जिनके पास में 40 बीघा पक्की भूमि है, वे सभी मध्यम आकार के। और 40 बीघा से ज्यादा भूमि धारण करने वाले किसानों को हम क्या बोलते हैं? जो 40 बीघा से ज्यादा एरिया की जो भूमि है उसके लिए हम बड़े आकार की जोत कहते हैं। ठीक है, तो जोत का मतलब क्या हो गया? ऐसी जोत जो 1 हेक्टेयर से कम है उसको हम सीमांत जोत कहेंगे। 2 हेक्टेयर से कम, 1 से 2 हेक्टेयर वाली को लघु जोत कहेंगे। ठीक है, इस तरह से आकार के आधार पर हम जोत का निर्धारण करते हैं। इसी तरह से 2 से 4 हेक्टेयर की होगी तो वो अर्ध मध्यम हो जाएगी, 4 से 10 हेक्टेयर की जोत होगी तो वो मध्यम हो जाएगी, और 40 हेक्टेयर की जोत होगी, 10 हेक्टेयर से ऊपर की जोत होगी तो उसको हम बड़े आकार के किसान के अंतर्गत या बड़े आकार की जोत के अंतर्गत मानते हैं। अब देखो, आप देख सकते हैं बड़े आकार की भू जोतों में 11% की कमी आ गई। क्यों आई? आती सही वो टूट जाती है ना, उसके टुकड़े होंगे, और उतने ही प्रतिशत वृद्धि छोटे आकार की जोतों में हो जाएगी। ठीक है भाई, 1 के 2 हो गए ना, तो वृद्धि बड़े आकार की जोत के टूटने से ही होगी ज्यादातर। जब बड़े आकार की जोतें कम होती जाएगी। अब भाई मान लीजिए कोई खेत है जो 3 बीघा का है और अब उसके टुकड़े होकर 1.5 बीघा हो गया, तो भाई वो दोनों ही सीमांत में ही रखे जाएंगे ना, 1 हेक्टेयर से कम ही है, तो इनको सीमांत आकार की जोत में ही हम मानेंगे लगभग। ठीक है, लेकिन नंबर तो बढ़ गया, तो ये हमें ध्यान रखना है। ठीक है, तो वर्ष 2010-11 में जो कुल जोत का क्षेत्रफल 211 लाख था वो 2015-16 में घट करके 208 लाख रह गया। क्यों? क्योंकि क्या होता है कि कई बार क्षेत्र का उपयोग भी बदल जाता है। जो कृषि के लिए अभी भूमि है उसको बाद में किसी और उपयोग में ले लिया जाता है, इसलिए भी जोतों का आकार घटने के साथ साथ क्षेत्रफल भी घटता है, क्षेत्रफल में भी कमी आती है। अब यहाँ पर हम प्रतिशत में देख लेते हैं कि कौन सा किसान कितने प्रतिशत है। तो सबसे पहले सीमांत आकार की जोत हमारे पास लगभग 19.79% है। ठीक है, वृद्धि, सॉरी, इनमें जो वृद्धि हुई है क्षेत्रफल में
सीमांत आकार में लगभग 20% की वृद्धि हो गई। क्यों? क्योंकि छोटी जोतें बढ़ रही है, बड़ी जोतें टूट रही है, छोटी बढ़ रही है। लघु आकार की जोतों में 10.50% की, जबकि अर्ध मध्यम आकार की जोतों में 5.67% की वृद्धि हुई है। लेकिन जो बड़े आकार की और मध्यम आकार की जोत है वो कम हो रही है, वो टूटती है तभी तो ये नीचे वाली बढ़ती है। तो 13% की कमी तो हुई है आपके बड़े आकार की जोत में, और 0.27% की कमी हुई है मध्यम आकार की जोत में। ये हमको ध्यान रखना है। अब एक बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न आ जाता है जो पूछा जाएगा। प्रश्न क्या है? औसत आकार कितना है जोत का? मतलब सारी जोतों को एक साथ जोड़ करके उनके क्षेत्रफल में अगर हम टोटल नंबर ऑफ जोतों का भाग देंगे, मतलब मान लीजिए टोटल क्षेत्रफल कितना हुआ और उसमें हमने नंबर्स ऑफ जो जोत है उसका भाग देंगे, तो क्या औसत आ रहा है? तो देखिए 2010-11 में ये था 3.07 हेक्टेयर, और अब ये रह गया है 2.73 हेक्टेयर। तो 11% की ही कमी जोत के औसत आकार में भी आई है। तो ध्यान रखना कि जोत के औसत आकार में कितनी कमी आई? 11% की। वर्तमान में औसत हेक्टेयर कितना है? 2.73 हेक्टेयर। ये प्रश्न पूछ लिया जाएगा सीधा सीधा। ठीक है, चलिए अब हम बात करते हैं महिलाओं की क्या स्थिति है। महिलाओं की बात करें तो हमारी जो 76 लाख के करीब जोत है ना, इसमें से 7.75 लाख जोतें 2015-16 में महिलाओं के पास है। 2010-11 में ये 5 लाख के करीब थी। तो महिलाओं में वृद्धि हो रही है, लगभग 41% की वृद्धि जो है ना, ये 5 सालों में हो गई। क्यों? महिलाओं को भी स्वामित्व मिल चुका है। ठीक है, तो अब महिलाएं भी अपने नाम पर जमीन करवाती हैं। पिता के देहांत के बाद महिलाओं को भी इसमें जो है थोड़ा सा हिस्सा मिलता है। इसलिए सीमांत, लघु, अर्ध मध्यम, मध्यम और बड़े आकार में महिलाओं की बात करें तो सबसे ज्यादा सीमांत आकार की, छोटे आकार की जोतें ज्यादा है महिलाओं के पास, लगभग 50% के करीब इनकी टोटल में से। तो ये जो 7 लाख है ना, इनमें से 50% करीब सीमांत है, 20% के करीब लघु है, 15% अर्ध मध्यम है, 11% मध्यम है, और केवल 3% जो है वो बड़े आकार की जोतें हैं। तो उनके आकार के आधार पर है, ये हमको ध्यान रखना है। अब देखो 2010-11 में महिला भूमि जोत का क्षेत्रफल था 13%, लेकिन चूंकि जोत का नंबर बढ़ रहा है तो यहाँ पर इसका क्षेत्रफल भी बढ़ेगा, क्योंकि महिलाओं को ज्यादा भूमि मिल रही है, पुरुषों की तो कम हो रही है, महिलाओं की ज्यादा हो रही है। तो महिलाओं की भूमि जोत का जो क्षेत्रफल है उसमें भी 24% की वृद्धि हुई है। तो जहां जोतों की संख्या में 41% की वृद्धि हुई है, क्षेत्रफल में केवल 24%। ये केवल महिलाओं के बारे में है। ठीक है, चलिए तो ये पूरा का पूरा एक टेबल भी दी हुई है कि जोत का आकार क्या है, सीमांत को किस कैटेगरी में रखा है, लघु को किस में। यहाँ से प्रश्न आ जाएगा, बिल्कुल स्ट्रेट प्रश्न यहाँ से कई बार पूछ लिए जाते हैं। चलिए तो यहाँ तक हो गया हमारा जो जोत के बारे में। अब हम बात कर लेते हैं मानसून के बारे में। बरसात कैसी हुई? हमारे यहाँ मानसून पहुंचने की सामान्य तिथि क्या है? 15 जून। 15 जून को आ जाना चाहिए, लेकिन देखो अभी तक नहीं आया है। आज 26 जून है, अभी तक मानसून नहीं आया है। ठीक है, पिछले साल 9 दिनों की देरी के बाद राज्य में मानसून 24 जून से प्रारंभ हुआ था और जुलाई 2020 के प्रथम सप्ताह तक संपूर्ण राज्य में सक्रिय हुआ था। 1 जून से लेकर 30 सितंबर तक हम 4 महीने मानते हैं बारिश के। हमारे यहाँ पर बरसात हुई 520.79 मिलीमीटर, तो सामान्य होती है 520.98 मिलीमीटर। लगभग बराबर बारिश हुई है जो औसत बारिश है उसके, और 0.04% की कमी हम मान सकते हैं इसमें। राजस्थान के ज्यादातर जिलों में 2020 में ज्यादा बरसात हुई है सामान्य से। केवल कुछ जिले जिनमें अलवर, बारां, भरतपुर, बूंदी, दौसा, धौलपुर, गंगानगर, कोटा और टोंक, ये 9 जिले जो हैं इनमें औसत से कम बारिश हुई है। तो पूछ सकते हैं ना कि किन 2019-20 में बारिश में औसत से कम वर्षा वाले कितने जिले थे? 9 जिले हैं। औसत से बारिश ज्यादा हुई है कम हुई? कम हुई है। कितनी हुई है? 0.04% कम हुई है। मानसून कब आया? 24 जून को। ठीक है, ये सारा ध्यान रखना है हमको। तो ये सारी चीजें पूछेंगे तो नहीं, लेकिन फिर भी एक क्वेश्चन बन जाए तो आपको आंसर देना पड़ेगा। अब बात करेंगे हम उत्पादन की। तो जब भी हम उत्पादन की बात करते हैं तो हम अलग अलग कैटेगरीज में चीज़ों को देखते हैं। मुख्य रूप से हम पहले बात करते हैं अनाज की, फिर दलहन की, फिर उसके बाद में इन दोनों को मिला करके, अनाज और दलहन को जोड़ करके हम क्या बोलते हैं? खाद्यान्न फसलें। तो खाद्यान्न में क्या क्या आते हैं? अनाज और दलहन, क्योंकि हम इनको खाते हैं। फिर आता है तिलहन। तिलहन में तेल वाली जितनी फसलें, और इसके अलावा गन्ना और कपास, ये अलग अलग कैटेगरीज है। तो देखो खाद्यान्न में क्या क्या आता है? अनाज और दलहन। याद रखना तिलहन को इसमें नहीं लिया जाता है, ये आप ध्यान रखें। अब उत्पादन की हम बात कर लेते हैं, उत्पादन कितना रहा है। तो 2020-21 में हम अनुमान लगा रहे हैं, क्योंकि जब ये बना उस समय तक मार्च की फसल नहीं आई थी हमारी, जो रबी की फसल है। तो 271.33 लाख मीट्रिक टन का अनुमान लगाया गया है, पिछले वर्ष की तुलना में 2.08% ज़्यादा है। ठीक है,
इसमें से ये बहुत सी डिटेल है, खरीफ में कितना है, रबी में कितना है, ये सारा तो हम इसको टेबल से ही देख लें तो ज़्यादा बेटर रहेगा कि कितना प्रतिशत रहा है। ठीक है, चलिए तो यहाँ पर आप देख सकते हैं 2020-21 में अनाजों की बात करें तो 271 लाख टन में से 222 लाख टन तो हमारे अनाज हो गए। दूसरे नंबर पे आता है तिलहन, 87 लाख टन जो है वो तिलहन का उत्पादन हुआ है, और दालें सबसे कम होती है हमारे 48.88 लाख टन। अब अगर 2019-20 से तुलना करूं तो 2 लाख टन की वृद्धि जो है हमारे किस में हुई है, खाद्यान्न में। ठीक है, अनाज में, सॉरी खाद्यान्न नहीं, अनाज में। और लगभग 15 लाख टन की वृद्धि हमारे जो है तिलहन में हुई है, और 4 लाख टन की वृद्धि जो है हमारे दलहन में हुई है। तो सबसे ज़्यादा वृद्धि तो हुई है तिलहन में। ठीक है, क्योंकि सरसों का और इनका उत्पादन काफ़ी ज़्यादा हो रहा है। पिछले साल कमी आई थी, देखो 2018-19 की तुलना में तिलहन में कमी आई थी। दालों की बात करें तो 4 लाख टन दूसरे नंबर पे वृद्धि हुई है, और तीसरे नंबर पे अनाज में वृद्धि हुई है। अनाज में बहुत कम वृद्धि हुई, केवल 2 लाख टन की वृद्धि ही अनाज में देखने को मिल रही है। तो क्रम भी पूछ सकता है आपसे कि सबसे ज़्यादा किस में हुई और सबसे कम किस में वृद्धि हुई है। चलिए, तो यहाँ तक आज की कक्षा को मैं विराम दूंगा, क्योंकि मैं आधे घंटे से ज़्यादा की कक्षा इसलिए नहीं लेता, आप बोर हो जाओगे, पढ़ने का कोई मतलब नहीं है। ठीक है, तो आप इन्हें याद करें, ठीक है, अच्छी तरह से, और जो टेस्ट सीरीज़ है उसको जरूर ज्वाइन करें ताकि आपकी तैयारी को आपको और मदद मिले और मजबूत आप कर लें, और जो पूरे के पूरे प्रश्न आपके परीक्षा में पूछे जाएं उनको आप सही कर सकें। धन्यवाद।